किसी शहर में सुरेश अपनी बेटी नंदिनी और अपनी पत्नी नीरू के साथ रहा करता था। नंदिनी बेहद गुणवान थी, लेकिन उसे हर चीज का शो ऑफ करने की बहुत बुरी आदत थी। वो हमेशा ही अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों में खुद को ऊंचा दिखाने के लिए महंगे कपड़े और गहने लिया करती थी। उसके माता पिता उसकी शॉपिंग के बिल देखकर अक्सर चौंक जाया करते थे, पर अपनी इकलौती बेटी की डिमांड फुलफिल करना तो उनका फर्ज था। ऐसे ही एक दिन सब लोग नंदिनी की दोस्त मीनाक्षी की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे तुम लोग तैयार हुए या नहीं? नंदिनी, नीरू, कहाँ हो तुम? अरे बस आ रही हूँ, साड़ी की पिन लगा लूं? अरे इतना टाइम लगता है क्या तैयार होने में? और हमारी वो लाडली बिटिया कहाँ रह गई? पापा देखिए, मैं आ गई। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल परी जैसी लग रही है, नजर ना लगे। थैंक यू पापा। सब लोग तैयार होकर शादी में जाते हैं। नंदिनी जल्दी से अपने दोस्त मीनाक्षी के पास उससे मिलने जाती है, जो कि स्टेज पर दुल्हन बनकर तैयार खड़ी थी। हाय मीनाक्षी। ओ हाय नंदिनी, और बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह मीनाक्षी, तू तो एकदम इस लहंगे में अप्सरा जैसी लग रही है। वाह, सच में? पता है, ये लहंगा ना मुझे मेरे पति ने गिफ्ट में दिया है। और एक बात बताऊं, ये ना अमीश मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा है, पूरे 4 लाख का है। क्या सच में? मैं तो कहती हूँ तू भी शादी कर ले और ये लहंगा खरीद ले। शादी संपन्न होने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। मीनाक्षी की बातें नंदिनी के दिल में जल्दी से शादी करने की ख्वाहिश पैदा कर देती है। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन, माँ मैं नहीं जानती, मुझे भी शादी करनी है। अरे ये कैसी बातें कर रही है? ये अचानक से शादी का ख्याल तेरे मन में कैसे आ गया? वो सब मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। अगर आप लोगों ने मेरी शादी नहीं की तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। और ये कैसी बातें कर रही है? अच्छा चल, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। इसके बाद शाम को सुरेश के आने पर नीरू उसके पास जाती है और सुरेश को सारी बात बताती है, जिसके बाद सुरेश कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे भी नंदिनी की शादी की उम्र तो हो ही चुकी है, और अगर वह शादी कर लेती है तो शायद उसकी फिजूल खर्ची वाली आदत पर भी थोड़ा कंट्रोल आएगा। इसके बाद नंदिनी के पापा सुरेश उसके लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें खुद के ही दोस्त का बड़ा ही ईमानदार और नेक दिल का लड़का रंजन मिल जाता है, जिसके बाद रंजन और उसकी माँ नंदिनी के घर पर आते हैं। लीजिए बहन जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे ये सब तो चलता रहेगा, आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। इसके बाद नंदिनी अपने हाथों में चाय लिए बाहर आती है। नंदिनी को देखकर तो रंजन उस पर मोहित ही हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सारे बड़े मिलकर रंजन और नंदिनी को छत पर भेज देते हैं, ताकि वो अकेले में थोड़ा समय बिता सके और एक दूसरे को समझ सके। फिर छत पर, जी आप बता सकती हैं, आप आजकल क्या कर रही हैं? जी मैंने कुछ ही महीनों पहले बीएड कंप्लीट किया है। और आप क्या करते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ। वैसे ये शादी का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि मुझे शादी के दिन अलग अलग फंक्शन में अलग अलग तरह की ज्वेलरी, ड्रेसेस एंड शादी के दिन स्पेशली अमीश मल्होत्रा का सीक्वेंस वर्क वाला लहंगा पहनना है। सच में? आप इसीलिए शादी करना चाहती हैं? ऐसा कहकर रंजन हंसने लगता है, जिसके बाद नंदिनी भी मुस्कुराने लगती है। फिर ऐसे ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दिन नंदिनी अमीश मल्होत्रा का लहंगा पहनकर ही शादी करती है, लेकिन शादी के बाद भी नंदिनी की डिमांड कम नहीं होती। वो अक्सर ही रंजन से कभी डायमंड का नेकलेस, कभी हाई एंड ब्रांडेड हील्स, तो कभी बहुत ही महंगे महंगे लहंगे मंगाया करती थी, जिससे उसके सास विमला को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन वो अपने आप को समझा लिया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर नंदिनी अपने आप को और भी आलसी बनाते जा रही थी। घर का एक काम करना भी उसके लिए बोझ था। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू जरा इधर तो आ। क्या हो गया माँ जी, मुझे क्यों बुला रही हो?
अरे बहू, इतने दिन से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, अब तो सहा भी नहीं जा रहा। जरा घुटनों में गर्म तेल से मालिश तो कर दे। आई एम सॉरी माँ जी, मैं अभी अभी पार्लर से अपने हाथों पर बहुत ही सुंदर नेल आर्ट करवा कर आई हूँ। अगर मैंने आपके पैरों पर तेल लगाया तो वो सारे खराब हो जाएंगे, तो प्लीज आई एम सॉरी, मैं अभी तो आपकी तेल मालिश नहीं कर सकती। अरे जब से आई है तब से घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा घर का काम मैं ही अकेले कर देती हूँ, फिर भी मैं तुझे कुछ नहीं बोलती। अब जरा सी हालत ठीक नहीं है इसलिए तुझे बोल रही हूँ, लेकिन इसमें भी तेरे नखरे हैं। देखिए माँ जी, मुझे किसी तरह का भाषण नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, समझिए आप। ऐसा कहकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है। फिर रंजन के आने पर, हनी देखो ना, जब से शादी हुई है तब से हम इसी घर में ही हैं। चलो ना स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए चलते हैं। नंदिनी, जब से तुम इस घर में आई हो मैंने तुम्हारी हर विश पूरी की है। जो तुमने कहा तुम्हें लाकर दे दिया, जैसा तुमने कहा वैसा ही किया। लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि तुम्हें विदेश लेकर जाऊं। हद है, अगर अभी मैं पापा से कहती तो वो मुझे कल ही टिकट बुक कराकर स्विट्जरलैंड घुमा लाते, लेकिन नहीं, तुम्हें कहा तो 10 बहाने बनाने लग गई तुम। इनफ इज इनफ नंदिनी, जब से तुम इस घर में आई हो हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे लिए जितना भी कर लो तुम कभी खुश नहीं होती। जितना करो तुम मुझसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करती रहती हो। ऐसा कहकर रंजन वहाँ से आ जाता है। अब अक्सर ही रंजन और नंदिनी के झगड़े होने लगते हैं, जिसकी आवाज विमला के कमरे तक आने लगती है। फिर एक दिन विमला हिम्मत करके नंदिनी के कमरे में जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। देख बेटा, तू भी जानती है कि रंजन तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तो उससे इतनी आलतू फालतू डिमांड करती है, इसलिए वो बेचारा तुझ पर गुस्सा करता है। वरना तू ये बहुत अच्छे से जानती है कि वो हर किसी से कितने प्यार से बात करता है। ओ प्लीज माँ जी, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, आप जाइए यहाँ से। अरे मेरा ही दिमाग खराब था जो तुझे यहाँ समझाने आ गई, लेकिन पत्थर पर सर फोड़ने का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि खुद को ही चोट लगती है। तो मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे पास आओ और मुझे समझाओ, जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाती हो मुझे समझाने के लिए। तभी वहाँ पर रंजन जाता है और नंदिनी की ये बात सुनकर उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती माँ से इस तरीके से बात करते हुए? वो तुमसे रिश्ते और उम्र दोनों में बड़ी है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और बिल्कुल भी हिम्मत मत करना मुझे वापस बुलाने की। अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? ये तेरा घर है, तुम इसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? बहू मत जा घर छोड़कर, तू तो इस घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी इस तरीके से रूठ कर नहीं जाया करती। रहने दो माँ, इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसे जाने दो। बल्कि गलती तो मेरी है जो मैंने इस पे इतने पैसे खर्च किए। वह पैसे मुझे तुम्हारे इलाज के लिए खर्च करने चाहिए थे। तुम्हारे घुटनों के सर्जरी के लिए जो मैंने पैसे जोड़ कर रखे थे, तुमने अपने बहू के लिए गहने, कपड़े और इसके नखरों पे खर्च करवा दिए, जिसकी वजह से तुम दिन रात इस घुटनों के दर्द में सोती हो, लेकिन ये फिर भी तुम्हें इतना सुनाती है। ये सच जानने के बाद तो नंदिनी की आंखों में पश्चाताप के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से माफी मांगे, इसलिए वो जाकर अपनी सास के पाँव में गिर जाती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। आपने दर्द में रहते हुए भी मेरी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचा और मैं फिर भी आपके साथ इस तरीके से बर्ताव करती रही। आई एम वेरी वेरी सॉरी माँ जी। नहीं, सॉरी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने मायके जाओ, अपने डैड के पास रहो, वही तुम्हें खुश रखेंगे। मैं यहाँ अपने माँ को देख लूंगा। अरे बस भी कर बेटा, बहू को अपनी गलती समझ आ गई है, अब तो उसे सजा देकर खुद गलती मत कर। इसके बाद अपनी माँ के समझाने पर रंजन नंदिनी को माफ कर देता है और नंदिनी अपने सास के इलाज के लिए अपने पास रखा हुआ अमीश मल्होत्रा का लहंगा ऑनलाइन बेच देती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे अपने सास के घुटनों की सर्जरी करवा देती है, जिससे विमला पहले से बेहतर रहने लगती है और नंदिनी अपनी सास और अपने पति का बहुत ख्याल रखती है और अब
वो पैसे और महंगी चीजों से ज्यादा प्यार को अहमियत देने लगती है।